Hello and Assalamu alaikum dear students. Hope all of you will be fine. Students, today we are going to talk about comparative and developmental politics, its meaning, scope and nature. So let's start the topic, comparative politics. So dear students, for the contents, we are going to study objectives, and for that we are going to study first the introduction part, in which definition, meaning, nature, scope of comparative politics has been inducted. Then development of comparative politics, then comparative politics and comparative government. इन तमाम टॉपिक्स को हम इस जो आपका चैप्टर है इसमें स्टडी करेंगे, और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस के जो स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली उनको एटलीस्ट दे शुड नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. अक्सर इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो पीएमएस सीएसएस एग्जाम्स में भी समटाइम्स उसको इंडक्शन उसकी कर ली जाती है. सो फर्दर इस टॉपिक में जो है हम बात करेंगे, आपके पास जो कोर थीम है जिसमें आपके पास एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, डेफिनेशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर बात होगी, अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं या जो फेजेस हैं उसको हम स्टडी करेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक डिफरेंट फिनोमेना है एज कम्पेयर टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट. दोनों का जो रिलेशन है वो इंटरलिंक्ड है, लेकिन टेक्निकल डिफरेंसेस हैं उसको भी हम अपने लेक्चर में गेन करने की कोशिश करेंगे. इसके लिए आपके पास एक बुक रिकमेंड करूंगा मैं, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सरवर की बुक है कंपैरेटिव गवर्नमेंट. ये आप बाय कर लो, आसानी के साथ आपको मिल भी जाएगी और मार्केट में अवेलेबल है. इससे आपको आसानी हो जाएगी इस टॉपिक को समझने में. So let's start first the comparative politics as a term. हम ये देखेंगे कि comparative politics क्या है एक टर्म के हवाले से. तो हमने ये देखा कि ये जो सब्जेक्ट है बेसिकली comparative politics का, ये मर्ज होता है 1950s में, और इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था कि टू एनालाइज और टू स्टडी स्टेट्स बिहेवियर, इंस्टीट्यूशंस एंड न्यू टेक्निक्स एंड आइडियाज एंड अप्रोचेस. एक बात याद रखिएगा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मींस फ्रॉम द नेम, आपने पॉलिटिक्स को कंपेयर करना है. बेसिकली कंपैरेटिव जो वर्ड निकला है वो कंपैरिजन से इस ओरिजिनेट हुआ है. टू कंपेयर समथिंग मींस के टू कंपेयर द पॉलिटिकल सिस्टम विद द अदर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड. मींस कि अगर आपके पास जो आपका सिस्टम है एक मुल्क में रेगुलेट हो रहा है पॉलिटिकल सिस्टम, तो आपके पॉलिटिकल सिस्टम की क्या वीकनेसेस हैं, क्या उस सिस्टम की जो है वो सक्सेस है, क्या आपका सियासी निज़ाम जो है वो स्टेबल है, बैलेंस्ड है. अगर बैलेंस्ड है तो उसकी क्या वजूहात हैं, क्या रीजंस हैं, और अगर आपका सिस्टम बैलेंस नहीं है तो क्यों बैलेंस नहीं है और किन वजूहात की बिना पर बैलेंस नहीं है. इसके अलावा हम जो है स्टेट्स के दरमियान जो डिफरेंट कंपैरिजन किया जाता है कि स्टेट्स बिहेवियर को देखा जाता है, मुल्क का जो बिहेवियर है बेसिकली उसको देखा जाता है दूसरी रियासतों के साथ. इदारों के बारे में बात की जाती है, अगर आपके इदारे मजबूत हैं तो उसकी क्या वजूहात हैं. अगर आप डिफरेंट कंट्रीज़ की में इंस्टीट्यूशंस देखें, जाहिर बात है वहाँ पर भी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो रेगुलेट कर रहे हैं अपने निज़ाम को. तो द थिंग इज़ दैट कि आपके निज़ाम में और उनके निज़ाम में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, और आफ्टर दैट आप इन तमाम चीज़ों को एनालाइज करते हुए कंक्लूजन देते हो. फिर न्यू टेक्निक्स के बारे में बात होती है, न्यू आइडियाज़ एंड अप्रोचेस के बारे में बात होती है कि वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं या कौन कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं जो अभी तक आपके मुल्क में रेगुलेट नहीं हो रही, ताकि आपका निज़ाम जो है उसको स्टेबल किया जाए, जो पॉलिटिकल आपकी पॉलिटिक्स है आपकी कंट्री की उसको स्टेबल किया जाए. तो इन चीज़ों को इंडक्ट किया जाए. इसके अलावा डिसीजन मेकिंग, गवर्नमेंट एंड इट्स फॉर्म. अब जाहिर बात है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है तमाम दुनिया के जो मुल्क है 196 स्टेट्स जिसमें जो है पॉलिटिक्स जो है वो रेगुलेट हो रही है. तो जाहिर बात है हर मुल्क का अपना एक सियासी निज़ाम है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि डिसीजन मेकिंग में सॉवरन होते हैं, और वो डिसीजन जो है वो आज़ादाना तौर पर लेते हैं अपनी स्टेट को स्टेबल करने के लिए, अपने सिस्टम को चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए पॉलिटिकल अफेयर्स को.
इसके अलावा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो, फॉर एग्जांपल आपकी जो एक मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ पर जो गवर्नमेंट है, तो अब जो गवर्नमेंट है बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, ज़ाहिरी बात है, सिर्फ पाकिस्तान में रेगुलेट नहीं कर रहा, बल्कि आपके पास इंडिया में भी पार्लिमानी निज़ाम है, वहाँ पे भी गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट हो रही है इस वक्त। तो आप अब अगर आपको कोई ये कहे कि आप इसको कंपेयर कीजिए कि आपके निज़ाम में और इंडिया के निज़ाम में क्या डिफरेंसेस हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं, तो आप आसानी के साथ इसको देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इंडिया के सेक्टर एंड 100 सेक्टर्स हैं जो कि बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम उनका बड़ा अच्छा चल रहा है, तो हमें भी अडॉप्ट करना चाहिए, या आप इस सिस्टम को आप चाइना के साथ अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो, इवन दो कि चाइना में जो है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वन पार्टी गवर्नमेंट है, सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कभी भी, ये याद रखिएगा। तो आपने इन तमाम चीज़ों को एनालाइज करना होता है। फिर ओल्ड ट्रेडिशनल अप्रोच रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न अप्रोचेस ड्यू टू डिससेटिस्फैक्शन। अब हुआ ये कि जब विद द पैसेज ऑफ टाइम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ने जो है वो अपने आप को इमर्ज करना शुरू किया एज अ सब्जेक्ट, एज अ एकेडमिक डिसिप्लिन, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास नई अप्रोचेज आई मार्केट में और नए जो है वो कॉन्सेप्ट आए। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ओल्डन टाइम्स में आप देखें, क्लासिकल टाइम्स में आपके पास रियलिज्म का बहुत ज़्यादा जो है वो नाम था, जो कि अभी भी है। इसके साथ आपके पास एक अप्रोच आई जिसको कहते हैं मर्केंटाइलिज्म, जो कि इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा जो है इसको यूज़ किया गया। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम रियलिस्ट जो है या रियलिस्ट अप्रोच है, उसको काउंटर करने के लिए मार्केट में जो 19th सेंचुरी है, यहाँ पर आपके पास लिबरलिज्म अप्रोच आ जाती है, जो कि उसका ऑपोजिट है। और उसकी वजह ये थी कि ओल्डन टाइम्स में लोग जो थे और स्टेट जो थी वो डिससेटिस्फाइड थी अपने निज़ाम से, अपनी पॉलिटिक्स से, अपने पॉलिटिकल स्टेटस से, और उसका हमने डिफरेंट जो है वो इवेंट्स देखे, जिस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप देखिए तो रियलिज्म ने जो है बड़ा अपना रोल प्ले किया है इन जंगों की आउटब्रेक में, इन जंगों के होने में रियलिज्म ने बहुत रोल प्ले किया। लेकिन आप ये देखें कि जब ये वॉर ख़त्म होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में, तो हमारे पास लिबरलिज्म पर बेस्ड एक इदारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क़याम में आता है, उसकी इमरजेंस होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो प्रूव हो गई कि ये जो ओल्ड ट्रेडिशनल अप्रोचेस थी ये इसलिए रिप्लेस्ड हुआ बिकॉज अब आपको, क्योंकि आप 21st सेंचुरी की तरफ जा रहे थे, तो आपको नई चीज़ चाहिए थी, एक न्यू कॉन्सेप्ट चाहिए था, न्यू आइडियाज़ चाहिए थे। और लोग, क्योंकि डिससेटिस्फेक्शन थी लोगों में बहुत ज़्यादा, इस वजह से ये एक कॉज थी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं, और जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं तो देन वील कम टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनिएगा और देखिएगा कि इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थ्योरी एंड मेथड्स हैव बीन यूज्ड टू स्टडी। अब कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस है या वो इंटरनेशनल रिलेशंस हो, लॉ है, सिविक्स है, या कोई भी सोशल साइंस हो या साइंसेज हो, आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं थ्योरी एंड मेथड्स। दो चीज़ें हैं, ये दो कॉन्सेप्ट आते हैं, आपको सुनने को मिलेगा, थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, और इन्हीं दोनों की बेस पर आप एक सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। इसी तरीके से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को भी इन्हीं दोनों चीज़ों ने स्टडी किया, और वेयर थ्योरी इज रिलेटेड टू सिस्टमैटिक जनरलाइजेशन। देखिए, थ्योरी को हमेशा एक सिस्टमैटिक जनरलाइजेशंस के लिए यूज़ की जाती है कि एक सब्जेक्ट को आप सिस्टमैटिक वे में रहकर उसको स्टेप बाय स्टेप थ्योरी के ज़रिए आप सीखते हैं कि इस सब्जेक्ट में बेसिकली इसकी सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है, और ये सब्जेक्ट क्यों डेवलप हुआ, इसकी ज़रूरत क्या थी। इन तमाम चीज़ों के बारे में जो थ्योरी है बेसिकली वो आपको आइडिया प्रोवाइड करता है। और थ्योरी क्या है? सेट ऑफ डिफरेंट मल्टीपल आइडियाज़ व्हेन यू कंबाइन टुगेदर, देन आपको एक जनरल आइडिया उसमें जो है वो निकलकर सामने आता है। एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, बिकॉज ऑफ दैट थ्योरी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपना।
देन थ्योरी में जो है डिफरेंट थ्योरीज हैं आपके पास। अगर हम पॉलिटिक्स की बात की जाए तो रियलिज्म भी है, लिबरलिज्म भी है, मर्केंटाइलिज्म भी एक वक्त था जब उसको स्टडी किया जाता था। इसके अलावा सोशलिज्म है, देन आपके पास जो है वो कम्युनिज्म आ जाता है, कैपिटलिज्म है। तो किसी चीज़ को भी अंडरस्टैंड करने के लिए उसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है मस्ट होता है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो आपको एक बेस प्रोवाइड करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है विद द सब्जेक्ट। इसी तरह कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी जब आप फॉर एग्जांपल एक मुल्क का निज़ाम आप दूसरे मुल्क के साथ कंपेयर करोगे तो उसमें थ्योरी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कि आपका फॉर एग्जांपल आप ये देखिए कि एक थ्योरी हम पिक कर लेते हैं रियलिज्म की। तो रियलिज्म जो है क्योंकि ज़रा इसकी एग्रेसिव नेचर है और कुछ लोगों का ख्याल है, कुछ ऑथर्स का ख्याल है कि ये बड़ी हार्श थ्योरी है, हार्ड थ्योरी है। और हम ये देखते हैं कि अफ्रीका में बहुत से ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि रियलिस्टिक माइंडसेट को जो है वो फॉलो करती हैं, लेकिन ऑन दी अदर साइड लिबरलिज्म भी जो है मार्केट में जो कि इन तमाम माइंडसेट को काउंटर कर रहा है। बहुत सी ऐसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रियलिज्म को फॉलो करती हैं, लेकिन आप जब अपने निज़ाम का मुकाबला करें या कंपैरिजन देखेंगे दूसरे मुल्क के निज़ाम के साथ तो आपको उसमें नज़र आएगा कि सर हमारे पास भी रियलिज्म है लेकिन हम लिबरलिज्म को बहुत फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। लेकिन ऑन दी अदर साइड हम ये देखते हैं कि सर वो सोशलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए उनकी सक्सेस है। हम लिबरलिज्म की बात करते हैं, बहुत क्लोज रिलेशन है लिबरलिज्म और सोशलिज्म का। तो इस तरीके से आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हो, अंडरस्टैंड करते हो। ऑन दी अदर साइड मेथड जो है बेसिकली टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं फॉर इंक्वायरिंग, टेस्टिंग एंड इवेल्युएटिंग थ्योरी। अब एक थ्योरी आपके पास आ गई, डेवलप हो गई। अब कौन कौन से वो सोर्सेज होंगे जिनको यूज करते हुए आप उस थ्योरी को टेस्ट कर सकते हो, उस थ्योरी को इवेल्युएट करोगे। तो आपके पास मुख्तलिफ जो है वो मेथड्स आ जाते हैं। उन मेथड्स को यूज करते हुए आप जो है एक जो कंपैरिजन है उसको आप आसानी के साथ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक टास्क दिया जाए कि आप जो है सऊदी अरेबिया का आप ईरान के साथ कंपैरिजन करें, तो आप देखोगे कि उसमें थ्योरीज भी डिफरेंट आपको नजर आएंगी, उसमें आपके पास फिर टूल्स भी डिफरेंट हो जाए या इक्विपमेंट जो है वो डिफरेंट। आप मींस के इंटरव्यूज करोगे, आप उसमें डॉक्यूमेंट्रीज को देखोगे, फिर आप इन तमाम चीज़ों को एवेल्युएट करोगे उस थ्योरी को कि वाकई अगर सऊदी अरब में, क्योंकि अब जो है एक वक्त था कि वहाँ पर रियलिज्म को भी फॉलो किया जाता था, लेकिन जब से किंग सलमान ने अपना जो है वो लिया है उसके बाद हमने ये देखा कि सऊदी अरेबिया में जो है उनका जो निज़ाम है, इवन कि वहाँ पे किंगशिप है, लेकिन वो बहुत मॉडर्न टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है अब आपको नज़र आ रही है। वहाँ पे डिफरेंट बार्स ओपनिंग हो गई, डिफरेंट वहाँ पे सिनेमाज जो हैं उसकी भी ओपनिंग हो चुकी है। इसके अलावा बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनका कभी लोगों ने नाम भी नहीं सुना था सऊदी अरेबिया में, वो भी अब जो है बहुत रेगुलरली वहाँ पर जो है उनको इनिशिएट किया जा रहा है। तो मतलब ये हो गया कि रियलिज्म रिप्लेस्ड हो गया लिबरलिज्म से। तो अब आपको ये पता चल गया कि लिबरलिज्म वहां पर आ गया है, लेकिन फर्दर इस थ्योरी को अब इवेल्युएट आपने करना है कि आपको कैसे पता चला। तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे, आप इंटरव्यूज भी कर सकते हो कि ताकि आप निज़ाम को देखें कि क्या ईरान में भी ऐसा ही कुछ मॉडर्न जो है वो एरा चल रहा है या अभी भी ईरान में उसी तरीके से ओल्ड ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स चल रही है। तो ये बेसिकली एम होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का कि आप कंपैरिजन देखते हो। फिर फर्दर आगे आ जाए तो हमें पता चलता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज आल्सो कंसर्न विद पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द स्टेट एंड इट्स आल्सो टॉक्ड अबाउट सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस एंड हाइपोथेसिस टू टेस्ट। अब देखिए आपके पास एक बात क्लियर हो गई कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द स्टेट इसके साथ कंसर्न करता है। आपका सिस्टम कैसा चल रहा है, आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है क्या वो सक्सेस है उसकी, फेलियर्स है आ रहा है या कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो, इन तमाम चीज़ों को आप कंपैरिजन करते हो। अपने मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम को आप दुनिया के किसी भी मुल्क से कंपैरिजन कर सकते हैं, ताकि इसमें बेनिफिट जो है वो आपका होता है कि आपको जो है वो पता चल जाता है कि स्टेट बी जो है वो तो बहुत डेवलप्ड स्टेट है, आखिर ऐसा क्यों हुआ
हमारे पास भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उनके पास भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन हम इतने जो हैं कॉम्प्लिकेशंस क्यों आ रही हैं यहाँ पर, और वहाँ पर इतने ज़्यादा जो है वो एक स्टेट जो है वो इतनी प्रोग्रेस क्यों कर रहा है। इसके अलावा आप सिमिलैरिटीज़ देखते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं अपने निज़ाम का दूसरों के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उनके साथ जब आप कंपैरिजन करते हो। और इसके लिए सिंपल हाइपोथेसिस टू टेस्ट मींस के एक हाइपोथेसिस आप ड्रॉ करते हो कि आप सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, मे बी एंड मे नॉट बी। अब फर्दर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको भी ज़रा सुन लीजिए। फॉर एग्जांपल, आप पार्टी सिस्टम की बात की जाती है कि आपके मुल्क में पार्लियामेंट्री सिस्टम हो और आपके जो नेबर है वहाँ भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे पार्टी सिस्टम किस तरह चल रहा है। फिर आप उनकी पार्टी को देखोगे कि वहाँ पे पार्टी सिस्टम किस तरह चलता है, कौन सी पार्टी जो है वो किस तरीके से इलेक्शन जो है वो जीत कर आ रही है, और उसके बाद क्या प्रोग्रेस है उनकी, पास्ट में कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, अभी किस तरह चल रहा है, क्या पार्टी जो है वो सक्सेसफुल जा रही है, क्या लोग उनको जो है एक्नॉलेज करते हैं, क्या सिस्टम उनको एक्नॉलेज कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में कंपैरिजन किया जाता है। देन रेवोल्यूशन इन फ्रांस एंड रशिया, व्हाई नॉट इन जापान एंड जर्मनी। अब आप ये भी जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जानने की कोशिश करते हो कि फॉर एग्जांपल अगर फ्रांस और रशिया में रेवोल्यूशन आता है तो जापान और जर्मनी में रेवोल्यूशन क्यों नहीं आ रहा। इन चीज़ों को भी आप जो है वो, जिस तरह हमने अभी इन दी अबव स्लाइड्स वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, कि इन तमाम चीज़ों को आप मेथड्स और थ्योरी जब आप अप्लाई करोगे फिर आपको पता चलेगा। अब आप जर्मनी को देख लो और जापान को देख लो, तो जापान जो था, जापान बहुत नेशनलिस्ट कौम थी, और ऑन दी अदर साइड जर्मन्स जो थे ये बेसिकली रियलिस्ट मेंटालिटी थी इनकी। इन अदर वर्ड्स, एक दूसरी थ्योरी जिसको कहते हैं फैशिज्म, फैशिस्ट बेसिकली इनको कहा जाता था, क्योंकि जर्मनी जो है अपने आप को स्ट्रांग करना चाह रहा था, और वो स्ट्रांग करते हुए वो ये नहीं देख रहा था, वो इग्नोर कर रहा था बेसिकली दुनिया की सिक्योरिटी को, पीस को। और जापान जो है क्योंकि अपनी सॉवरेनिटी पर किसी सूरत भी वो जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा जो है वो नेशनलिस्ट थे, वो नेशनलिज्म को फॉलो कर रहे थे। इसी तरीके से जब आप फ्रांस और रशिया को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी क्या वजह थी कि वहाँ पे रेवोल्यूशन आया। अब जापान और जर्मनी का जो निज़ाम है उसके साथ अगर कंपैरिजन किया जाए फ्रांस और रशिया का, तो आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाएगी, क्लियर कट पता चल जाएगा कि जापान जो है बेसिकली वो नेशनलिज्म को फॉलो कर रहा था, जर्मनी जो है वो लेटर ऑन हिटलर की सुपरविजन में वो नाजी पार्टी बनी, और वो फिर नाजीज़म कहा गया, नाजीज़म जिसको हम कहते हैं, वन मैन शो, जिस पार्टी पहले वो सोशल वर्कर पार्टी बनी, फिर नाजीज़म के नाम से वो फेमस हुई, और उसका एम यही था कि जर्मनी को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। लेकिन फ्रांस और रशिया में लोग, क्योंकि पीपल वर ऑन द रोड्स, और वो बेसिकली अब लिबरल माइंडसेट को फॉलो करना शुरू कर दिया था उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हमें जो है वो वॉर नहीं चाहिए, बल्कि हमें जो है अब लाइफ चाहिए, हमें सोशल सेटअप चाहिए। रशिया में और फ्रांस में जो है वो लिबरलिज्म को बहुत फोकस किया जा रहा था। तो आप देखिए कि फैशिज्म भी आ गया, लिबरलिज्म भी आ गया, सोशलिज्म भी आ गया, नेशनलिज्म भी आ गया। तो हमने ये देखा कि डिफरेंट हमें यहाँ पे आइडियाज़ मिल गए। तो ये बेसिकली हम कंपैरिजन कर रहे हैं इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। देन इलेक्शन टर्नआउट कितना रहा, ये हर बार जब इलेक्शंस होते हैं तो आप उसमें टर्नआउट को देखा जाता है कि किसके फेवर में रहा, कितने परसेंट लोगों ने वोट किया, कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं किया। तो इन तमाम चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है। उसके अलावा डेमोक्रेसी देखा जाता है पूरी दुनिया में, क्योंकि डेमोक्रेसी मीन द रूल ऑफ पीपल, लोगों का क्या एटीट्यूड रहा है उस निज़ाम की तरफ। क्या वहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि एक मुल्क में डेमोक्रेसी है, नहीं है, क्यों नहीं है, या अगर एक मुल्क में डेमोक्रेसी फॉलो किया जा रहा है ये कल्चर को, तो डेमोक्रेटिक कल्चर जो है इसको क्यों इतना फोकस किया जा रहा है, और स्टेट ए बी सी यहाँ पर क्यों नहीं डेमोक्रेसी जो है इतनी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है और इतना फोकस किया जा रहा है इसको। या इन तमाम चीज़ों को जो है वो हम बेसिकली कंपैरिजन करते हैं विद द अदर स्टेट्स ऑफ द या अदर पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। So dear students, I hope it will be enough for today.
If you have any question, please log on to our channel, that is m.abdullah education official. आप वहाँ पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। एंड अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं इन दी कमेंट सेक्शन, एंड आई विल बी प्लीज टू आंसर योर क्वेश्चंस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।